नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद महागठबंधन को अब विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। इसके चलते महागठबंधन विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी में जुट गए हैं। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद ले जाया जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। ये पूरा घटनाक्रम सरकार गठन में हो रही देरी के चलते हो रहा है। जेएमएम विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, लेकिन अब तक राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है। जब आज वो मुलाकात हुई तो कल बताया जा रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। चंपई सोरेन ने राज्यपाल से सरकार गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग आज की है। कि आपको विधायकों को हैदराबाद भेजना पड़ा है सरकार बनाने के लिए नेता किया जाए, इसके लिए हम गया था। सर, आप कब शपथ लेंगे? राज्यपाल से क्या बात हुई है चंपई जी? हमने कहा कि नया सरकार बनाने के जल्दी पहल किया जाए। पहल किया जाए, राज्यपाल ने क्या कहा है? कब? और रांची एयरपोर्ट पर महागठबंधन के विधायकों ने क्या कहा, आइए जानते। महामहिम के पास हम सबों ने गुहार लगाई है कि अब देरी ना करें, हमारे पास पूर्ण बहुमत है और संविधान सम्मत कार्रवाई करते हुए हमें न्योता भेजा। सर, राज्य से बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, आपने देखा होगा कि मुर्गी भी जब अपने बच्चे को चलते फिरते देखता है, जब गिद्ध की नजर रहती है तो वो भी अपने डैने में छिपा के, पंख में छिपा के रखता है। अभी एयरपोर्ट जाने दीजिए, आप जानते हैं कि कैसे लोग हैं, कहाँ क्या करवा दे। अभी आपको तो बता देता, लेकिन अभी वो लोग तय करेंगे वहां अंदर कि कहां जाना है। सरकार बनने की उम्मीद नहीं है झारखंड में? वो पूरी उम्मीद ही नहीं, सरकार तो बताना ही पड़ेगा। हैदराबाद क्यों जाना पड़ रहा है? हैदराबाद क्यों जाना पड़ रहा है? देखिए, सब आप लोगों को पता है कहाँ जा रहे हैं। हैदराबाद जाने की ये सवाल राज्यपाल से पूछा जाना चाहिए। राज्यपाल ने भी मिलने का समय तब दिया जब चंपई सोरेन ने उनको एसओएस एक खत लिखा और उसमें कहा कि भाई 18 घंटे से ज्यादा हो गए, कोई सरकार नहीं है, तो मिलने का समय दीजिए। बहरहाल हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता वहां पर मौजूद हैं, सुनते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट को, देखते हैं। झारखंड के महागठबंधन के विधायकों को आज चार्टर्ड प्लेन में रांची एयरपोर्ट से हैदराबाद ले जाया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है कि एमएलए को कोई लोग कुछ ऑफर कर सकते हैं, तोड़ने की कोशिश हो सकते हैं, इसीलिए एमएलए को यहां से ले जाया जा रहा है। 2 चार्टर्ड प्लेन अंदर तैयार है और इस चार्टर्ड प्लेन से वो लोग जाएंगे। हमारे पास जुड़ रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेएमएम के वरिष्ठ नेता है सुप्रियो दा, आपसे जल्दी से जानना चाहेंगे, क्या नौबत आ गई कि एमएलए को हैदराबाद ले जाना पड़ रहा है? देखिए, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के पास में ना कोई राजनीतिक सोच है, ना नीति है, ना लोक लाज है। भाजपा किसी भी हद तक जाकर लोगों को डरा सकती है, उसका ताजा उदाहरण आपने झारखंड में भी देखा और बिहार में भी देखा। इसलिए हम लोग, चूंकि 24 घंटे बीत गए कल से जब इस्तीफा हुआ, अभी तक ना बुलाना, ये एक एप्रीहेंशन के तहत हम लोगों ने लोगों को इकट्ठे करके थोड़ा भेजा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कल वापस लोग लौट आएंगे और उसके बाद कल ही शपथ ग्रहण हो जाएगा। क्या आपके पास कोई खास ऐसे सबूत है कि कोई प्रपोजल आया है, कोई एमएलए को फुसलाने का कोशिश किया गया है? नहीं, हम बहुत इंटैक्ट है और मैं दावा कर सकता हूं कि यदि फ्लोट टेस्ट होगा तो हम 47 की संख्या में वहां पर उपस्थित हैं। आप कॉन्फिडेंट है कि इनमें से कोई नहीं टूटेगा? कोई भी नहीं टूटेगा। और सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कोई एमएलए नहीं टूटेगा। एमएलए यहां पहुंच गए हैं इस वक्त और उनको चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेजा जा रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि एमएलए को चार्टर्ड प्लेन से कहीं और भेजा जा रहा है, इससे पहले भी हुआ है। पिछले बार छत्तीसगढ़ भेजा गया था, लेकिन इस बार एमएलए को
हैदराबाद तेलंगाना भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ रांची एयरपोर्ट से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और दूसरी ओर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज की रात हुटवाड़ जेल में कटेगी। कोर्ट ने ईडी को रिमांड नहीं दिया और हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी की रिमांड याचिका पर कोर्ट कल फैसला लेगा। ईडी ने हेमंत सोरेन की 10 दिन की रिमांड मांगी थी और इससे पहले गिरफ्तारी को लेकर हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अर्जेंसी नहीं दिखती। और अब बात बजट की। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने आज अंतरिम बजट पेश कर दिया है। वाकई अंतरिम बजट ही निकला। लोकसभा चुनाव के चलते अंतरिम बजट जो पेश हुआ है, जो उसके बाद सरकार ने कहा पूर्ण बजट लेकर आएगी। सरकार ने इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है, ना ही फसलों की एमएसपी का दायरा बढ़ा है। सरकार ने कृषि सेक्टर को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछली बार के मुकाबले 2% ज्यादा है। अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे और जनसंख्या रोकने के लिए भी कमेटी बनेगी। Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो एक बार फिर से हमें झारखंड का रुख करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें, झारखंड में इस समय गहमागहमी मची हुई है। जो 47 विधायक हैं उनको चार्टर्ड फ्लाइट से ले जाया जा रहा है हैदराबाद तेलंगाना में। ये उस समय की तस्वीर है जब ये अपने विधायकों को यहाँ पर परेड एक तरह से कराई जा रही थी कि इनके साथ बहुमत है। और अब बजट पे अब बताया जा रहा है। बजट की खबरों का आइए रुख कर लेते हैं। और सरकार ने अंतरिम बजट तो पेश कर ही दिया है। तमाम इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने इस अंतरिम बजट को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इसमें गरीबों, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि सरकार के कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। ये हम 10 साल से देख रहे हैं। आइए सुनते हैं। शिक्षा का भी बजट उन्होंने घटाकर पहले जो 4.55 था, 4.55, अब वो घट के 3.2 हो गया। यानी शिक्षा के तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया, किसानों के तरफ ध्यान नहीं दिया, गरीबों के तरफ भी ध्यान नहीं दिया, मिडिल क्लास के तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आप अपने रंगीले भाषण को आप बोलते रहे। कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है, और यही हम 10 साल से देखते आ रहे हैं। 2014 में जो लंबे चौड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में, वो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया?
युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट ने किया है। और आइए रुक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से खबर का। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी की तहखाने में 30 साल बाद पूजा अर्चना हो रही है। वाराणसी जिला जज के आदेश पर प्रशासन ने देर रात तहखाने का दरवाजा खुलवाया और एक पुजारी की मौजूदगी में वहां पूजा अर्चना की गई। कल जिला जज AK विश्वेश ने अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन फैसला सुनाते हुए तहखाने को खोलने के आदेश दिए। दिसंबर 1993 में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने एक मौखिक आदेश जारी करके इस तहखाने को सील कर दिया गया था और बाद में इसकी बैरिकेडिंग कर दी गई थी। कल जिला जज के व्यास जी के परिसर की याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि बैरिकेडिंग हटाई जाए और विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए। और इस बीच मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ज्ञानव्यापी केस में और मैं बताना चाहता हूं कि व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने वहां पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहां पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहां बैरिकेडिंग लगाई गई बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है और मैं बहुत खुश हूं। और आइए इस खबर से बजट का एक बार फिर से रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मंत्री पीयूष गोयल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, क्योंकि अगर मैं आपके तमाम मंत्रालय जो आप संभाल रहे हैं उनका नाम लूंगी तो समय निकल जाएगा। तो आज जो अंतरिम बजट आया है, स्वागत इसका सरकार तो करेगी ही, लेकिन जो खास 4 नाम वित्त मंत्री ने भी लिए, प्रधानमंत्री ने भी लिए, युवा, गरीब, महिला, किसान, ठोस मजबूत, इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं भविष्य बेहतर होगा? भारत के समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट ने आगे के लिए पूरी जो यात्रा है भारत की विकसित भारत 2047 तक बनाने की, उसको मद्देनजर रखते हुए एक आधारशिला रखी है। कैसे युवा युवतियों को और मौका मिले, कैसे उनके हुनर के लिए मौके उपलब्ध हो सके, कैसे नारी शक्ति का सम्मान भी हो और उनका योगदान भारत को की अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाने में हम देखते हैं, उसका भी एक चित्र दिखाया गया है। किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों के बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य हो, उसमें मत्स्य का भी, फिशरीज का भी काफ़ी विस्तार से माननीय वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया कि मत्स्य की योजनाओं से कैसे लाभ हो रहा है। और मैं समझता हूं कि गरीबों का कल्याण हो, जो समाज में सबसे अंतिम पायदान पे खड़े हैं, उनके जीवन में बदलाव तो इस सरकार का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो मैं समझता हूं कि 10 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक कमजोर अर्थव्यवस्था, एक फ्रेजाइल 5, एक जहां पे भ्रष्टाचार और रोजमर्रा की समस्याओं से ही लोग जूझते रहते थे, वहां से बदलते बदलते सुधरते सुधरते आज जिस स्थिति में पहुंचा है, जहां पे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत है, हमारी महंगाई की दर हो, हमारे ब्याज की दर हो, उसमें कटौती हुई है यूपीए के निष्पक्ष, जहां पे हमारी विकास की दर तेजी से बढ़ रही है। आज हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गए। और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो, इनोवेशन के ऊपर निवेश हो, डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की बात हो, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने की बात हो, अलग अलग पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो, 2 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त में घर देना हो, 4 करोड़ तो हम दे चुके हैं गरीबों को मुफ्त में घर, और जितनी ये सब काम है, इससे हर लाभार्थी तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी सरकार ने ली है, ये वास्तव में जनता का दिल जीतने वाला काम मोदी जी ने किया है। और उसी के आधार पर हमारा विश्वास है कि भारत एक विकसित देश बनेगा।
सब पहली बार ब्लू इकोनॉमी शब्द सुना। जिस तरह से वित्त मंत्री ने समझाया किस तरह से फिशरीज के लिए 55 लाख जो जॉब सामने आएंगी, ओशनिक डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, इससे रोजगार में भी सृजन होगा। मैडम, दो चीजें हैं इसमें। एक तो फिशरीज में बहुत असीम संभावनाएं हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ने उस पर सबका ध्यान आकर्षित किया। बड़ी मात्रा में उसके लिए प्रावधान किया गया है कि कैसे हम फिशरीज को तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं और उससे लोगों की आमदनी भी बढ़े, लोगों को काम करने का अवसर मिले। आगे चल के डीप सी फिशिंग में भी भारत प्राथमिकता बनाए अपनी, उस पर भी सरकार की नजर है। लेकिन जो दूसरा पहलू वित्त मंत्री जी ने बताया वो था ओशन, डीप ओशन माइनिंग। आज जो विश्व में देखने को मिलता है कि मिनरल वेल्थ हो या जो नई टेक्नोलॉजीज के लिए जो साधन चाहिए, वो आज डीप ओशंस के अंदर, डीप सी ओशंस के अंदर या डीप सी माइनिंग के माध्यम से उस पर कई देश काम कर रहे हैं। अब भारत भी उस श्रेणी में आ रहा है और इससे हमारी टेक्नोलॉजी हो, हमारी शोध हो, हमारी इनोवेशन हो और नई नई जो चीजें आज दुनिया में चल रही हैं उसमें भी भारत अग्रसर रहे, उसके लिए वित्त मंत्री जी ने इस विषय के ऊपर भी बहुत जोर दिया है। जी बिल्कुल सर, आखिर सवाल यही है कि महिलाओं पर और खास तौर से जिस तरह से सर्वाइकल कैंसर के लिए टीका की बात की गई, आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए बात जो कही गई, वो अपने आप में स्वागत योग्य है। जमीन पर लागू जल्द हो, इसी की उम्मीद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परफॉर्मेंस में बिलीव करते हैं और उनके हर कार्यक्रम में वो बहुत निगरानी रखते हैं, लोगों को जवाबदेही बनाते हैं, पारदर्शिता रहती है, लोगों को समय समय पर रिपोर्ट होता है कि कितना प्रगति हो चुकी है। ऐसा एक भी भारत सरकार की योजना नहीं है मोदी जी के नेतृत्व में जो लॉन्च की गई हो या जिस पे काम किया गया हो जिसमें हमने पूर्ण सफलता ना पाई हो। अभी भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम गांव गांव, गली गली, घर घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई पीछे ना रह जाए, कोई पोटेंशियल लाभार्थी रह ना जाए। लोगों को अवगत कराना, लोगों को कोई रह गया हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन करा के उस तक भी लाभ पहुंचाना, ये सरकार की प्राथमिकता है। सैनिटरी पैड्स हो, मुफ्त में शौचालय बनाने की बात हो, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर फ्री में देने की बात हो, नल से जल पहुंचाने की बात हो, ये सरकार एक जिम्मेदारी महसूस करती है कि लाभार्थी कोई पीछे ना रह जाए। बिना भेदभाव के हमने कभी भेदभाव नहीं किया, भाषा पर, जात पर, किसी के लिंग के ऊपर, किसी प्रकार का भेदभाव, धर्म के ऊपर कभी भेदभाव करे बगैर सरकार की हर योजना का लाभ जमीनी स्तर पर हर एक लाभार्थी तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो बातें आज वित्त मंत्री जी ने भी रखी है, इसका भी पूरा सैचुरेशन की जिम्मेदारी उठा के ये सरकार काम करेगी और अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये हम सबकी रहेगी और आगे चल के आप इसका परिणाम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष गोयल जुड़ने के लिए और आश्वस्त करने के लिए कि तमाम जो आज घोषणाएं हुई हैं जल्द से जल्द जमीन पर लागू होंगी। तो बहरहाल इसी के साथ, इस खास बातचीत के साथ फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।